नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नव मिश्रा और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट नव के साथ। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है चौल का वो कोने वाला घर। ये कहानी मुझे भेजी है मेरे ही एक दोस्त ने। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम सुमित है और मैं बचपन से ही मुंबई में पला बड़ा हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर बिताई है। अब मैं माता पिता के साथ उस बड़े घर में रहने लगा, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मैं अपने माँ बाप के साथ एक चौल में रहा करता था। ये वो वक्त था जब मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी, जब सब जगह पर चौल संस्कृति थी। लोग चौल में रहना पसंद करते थे। उस वक्त मेरी उम्र महज 14-15 साल की थी। बच्चों के खेलने के लिए भी चौल में अच्छी खासी जगह हुआ करती थी। छुट्टी मतलब हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। मैं और मेरे दोस्त दिन भर उस चौल के इर्द गिर्द खेलते रहते थे, लेकिन हम सब दोस्त उस चौल के दूसरे मंजिल पर जाने से डरते थे। दूसरी मंजिल के कमरे के हाल ठीक नहीं थे, इसलिए वहां कोई जाया नहीं करता था। वहां एक बाई रहती थी। हम बच्चे किसी वक्त उन्हें सुलमा काकी इस नाम से पुकारा करते थे। उनकी उम्र उस वक्त करीबन 40 साल या 45 की रही होगी। उनके पति का कुछ महीने पहले ही देहांत हो गया था और तब से वो चुपचाप रहने लगी थी। कभी खिड़की में खड़ी होकर घंटों घंटों बाहर सुनने में ताकती रहती थी, तो कभी किसी को एकटक घूरती रहती थी। वो दिखने में इतनी अजीब थी कि उसके चेहरे की रेखा तक नहीं हिलती थी। किसी मरे हुए मुर्दे की तरह वो बस ठंडी और निर्जीव खड़ी होकर देखती रहती थी। कोई अगर उससे किसी काम से आवाज भी देता तो वो कभी भी उस बात का जवाब नहीं देती थी। जब उसका मन करता था वो घर से बाहर चली जाती थी और जब उसका मन करता था घर में आ जाती थी। दिन रात के वक्त से उसे कोई लेना देना नहीं था। उसका अवतार, उसका रूप इतना भयानक होता था कि हम बच्चे उसे देखते ही शांत हो जाते थे। उससे नजर मिलाने तक की हम में हिम्मत नहीं थी, इतनी भयानक थी वो। मुझे वो दिन आज भी ठीक से याद है। वो शनिवार का दिन था। स्कूल की हमेशा की तरह जल्दी छुट्टी हो गई थी और आसमान बादलों से घिरा हुआ था। ऐसा माहौल था जैसे कभी भी बारिश गिर सकती है। हम बच्चे हमेशा की तरह घर आते ही एक जगह पर जमा हो गए और खेलने के बारे में सोचने लगे। उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो सबने निर्णय लिया कि हम लुका छिपी खेलेंगे। और उस दिन मेरे ऊपर उन्हें ढूंढने की बारी आई थी। बारिश के वजह से हमने ज्यादा दूर ना जाने के बजाय चौल के अंदर ही छुपने का निर्णय लिया था और फिर खेल शुरू हो गया। मैं सबको यहां वहां आवाज देते हुए ढूंढने लगा। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी मुझे कोई नहीं मिला। न जाने कैसे, पर मैं दोस्तों को ढूंढते हुए उस दूसरी मंजिल पर जा पहुंचा, वहीं जहां पर उस औरत का घर था। उनके घर का दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की पूरी खुली हुई थी। तो मैं थोड़ा आगे चला गया, सोचा कि शायद यही कहीं वो छुपे होंगे। तभी मुझे किसी की चीख सुनाई दी। मैं घबरा गया। मैंने घबरा कर पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था। इनमें कोई शंका नहीं था कि हो ना हो ये आवाज उसी औरत की थी। मैंने थोड़ा आगे सरकते हुए उस खिड़की से अंदर झांक कर देखा। अंदर देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया, ऐसा जैसे शरीर से जान निकल गई हो। वो औरत एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसकी गर्दन खिड़की से बाहर सुनने से ताक रही थी। सबसे डरा देने वाली बात तो ये थी कि वो अपनी पलकें तक नहीं झपक रही थी। वो एकटक बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आंखें एकदम बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। मैं उसका वो रूप देखकर घबरा कर चिल्लाने लगा। मैंने कुछ नहीं किया,
मैं तो यहां बस खेल रहा था। इतना कहकर मैं वहां से भागते हुए नीचे चला गया। उसके बाद मैं फिर कभी वहां नहीं गया और मैंने अपने सारे दोस्तों को भी यह बताया कि वहां कभी मत जाना। वो औरत बहुत अजीब है। चौल में उस वक्त जो भी लोग थे उन्हें औरत के इस बर्ताव की आदत पड़ चुकी थी, इसीलिए कोई भी उससे बात नहीं करता था। कोई ज्यादा उसकी हरकतों पर ध्यान भी नहीं देता था। 2 से 3 दिन के बाद अचानक से कहीं गंदी बदबू आने लगी। लोगों ने आसपास ढूंढा, तब ध्यान में आया कि वो बदबू उसी औरत के कमरे से आ रही है। लोगों ने जब वहां जाकर देखा तब पता चला कि वो औरत कब की मर चुकी थी। लोगों ने उसके घर का दरवाजा खोलना ठीक नहीं समझा और सीधे पुलिस को फोन करके बता दिया। पुलिस आने से पहले बच्चे कौतूहलवश यहां वहां घूम रहे थे। असलियत में वो भी उस औरत को देखना चाहते थे कि उसे क्या हो गया। तो हम बच्चे बार बार छुप छुप कर यहां वहां से देखने की कोशिश कर रहे थे। मुझे थोड़ी जगह मिली तो मैं चुपचाप उन बड़े बुजुर्ग लोगों के बीच से रास्ता बनाते हुए उस कोने वाले कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो वहां पर मेरे अंदर एक सनसनाहट सी दौड़ गई। वो औरत उसी हाल में थी। वो आकृति किसी औरत जैसी थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। मैंने आके डर से अपनी नजर नीचे झुका ली, क्योंकि शायद वो वही सुलमा चाची थी। चाची के जाने के बाद उस कमरे के बाहर कभी लाइट नहीं चली। मैंने फिर नजर चुराते हुए ऊपर की तरफ देखा। अब वहां कोई नहीं था तो बस काला घना अंधेरा। उसके अगले हफ्ते मुझे फिर वैसा ही अजीब सा एहसास हुआ। मैं और मेरे चौल के कुछ 7-8 दोस्त, हम उस दिन लुका छिपी खेल रहे थे। सुलमा चाची की मौत के बाद उस दिन तक हम कभी भी उस घर की तरफ नहीं गए थे, लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि दूसरी मंजिल पर ही कहीं जाकर छुप जाए तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और इसलिए मैं उस दिन दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों के पास जाकर छिप गया। इस बार दीपा नाम की लड़की पर हमें ढूंढने की बारी थी। मैं जानता था कि वो डरपोक है, इसीलिए वो कभी भी उस दूसरी मंजिल की तरफ आने की हिम्मत नहीं करेगी। मैं जब उन सीढ़ियों के पास छिपा हुआ था तब मुझे दीपा की आवाज सुनाई दे रही थी। वो हम सबको पुकार रही थी, हमें ढूंढ रही थी। फिर वो शायद हमें ढूंढते हुए कहीं नीचे की तरफ चली गई, क्योंकि कुछ ही मिनट बाद उसकी आवाज आनी बंद हो गई। सब कुछ एकदम से शांत हो गया। किधर जा रहा है? हमने मना किया था ना ऊपर जाने से। पीछे से दीपा मुझ पर चिल्ला रही थी और उसके साथ सारे बच्चे थे। दीपा ने मुझको ढूंढ लिया था, बस मैं ही अकेला बाकी था। तभी मेरा एक दोस्त आगे बढ़ते हुए मुझ पर चिल्लाने लगा, पता है पिछले 1 घंटे से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब तो मैं और ज्यादा डर गया। मतलब इतनी देर से मैं यहीं पर था और मुझे पता तक नहीं चला। ऐसा लगा जैसे अभी बस 5 मिनट हुए हैं। मैंने उनके साथ नीचे जाते हुए चुपके से एक नजर उस घर की तरफ देखा। अब ना वहां कोई हाथ था और ना ही कोई खिड़की खुली थी। मैं काफी देर तक उस घटना के बारे में सोचता रहा। मैंने दोस्त से यह कहा कि अगली बार मैं चोर बनूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे जाने दो, क्योंकि अभी मेरी तबीयत खराब है। असल में मैं तब बहुत डरा हुआ था और आगे खेलना नहीं चाहता था। उस घटना को भी कुछ दिन बीत गए, पर मैं हर बार उस घटना के बारे में सोचता रहता था। एक बार तो मैंने अपनी मां को वो सब बताने की कोशिश की, लेकिन वो मुझ पर चिल्लाने ही लगी, क्योंकि उसने कई बार वहां जाने की चेतावनी दी थी और मैं हमेशा की तरह उसकी बात भूल जाया करता था। उस रात मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही थी। मेरे पिता चारपाई पर सो रहे थे और मैं अपनी मां के साथ नीचे सोया हुआ था। आधी रात को पानी पीने के लिए उठकर किचन में चला गया। मैं पानी पी रहा था, तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। मैंने पीछे देखा तो घर की खिड़की खुली हुई थी और उस खिड़की से कोई झांक कर देख रहा था। मैं वहीं पर छिप गया और छुप कर देखने लगा। मेरा हाथ पैर थरथराने लगे थे।
मैं धीरे धीरे नीचे बैठ गया ताकि वहां से छुपते छिपाते अपनी माँ की गोद में जाके सो सकूं। तभी उस खिड़की से 2 हाथ अंदर आ गए और वो मुझे अपनी तरफ आने का इशारा करने लगे। उन्हें देखते ही मैं भागते हुए अपनी माँ के गोद में छिप गया। मेरे अचानक कूदने की वजह से मेरी माँ की नींद खुल गई और उसने मेरी पीठ पर चोर का कूता लगाते हुए मुझे शांति से सोने को कहा। मैं घबराया हुआ चुपचाप अपने चेहरे पर चादर ओढ़कर वहीं पर सो गया। मैंने उस अनुभव के बारे में मेरे कुछ दोस्तों को भी बताया। उसे सुनकर वो भी डर गए। कुछ मुझ पर हंसने लगे तो कुछ कहने लगे कि तुम्हें पता है ना कि दूसरी मंजिल के कोने के कमरे में उस औरत की आत्मा रहती है जो रात देर यहां वहां घूमती रहती है, तो तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की। तो कुछ दोस्तों ने मुझे डराने के लिए यह भी कहा कि तूने वहां जाकर उस औरत की आत्मा को परेशान किया है और वो अब तुझे नहीं छोड़ेगी। लेकिन इस सब के बावजूद अगले कुछ दिनों तक मुझे कोई भी बुरा अनुभव नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद एक रविवार को मेरी मौसी हमारे घर आ गई। मौसी के साथ साथ उनकी बेटी मीना भी थी। मीना मुझसे 1 साल छोटी थी, लेकिन मुझसे बहुत ज्यादा होशियार और मुझसे बहुत ज्यादा बातें करती थी। उस दिन दोपहर का खाना खाने के बाद मैं और मीना हम दोनों बाहर खेलने चले गए। मेरे सारे दोस्तों को हमने इकट्ठा कर लिया और सोचने लगे कि आगे क्या करना है। तभी मीना ने कहा कि चलो लुका छिपी खेलते हैं। तो बाकी सारे दोस्त तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें ढूंढने की मेरी बारी है, क्योंकि पिछली बार मैं खेल को बीच में छोड़कर चला गया था। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है और एक दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। अपने हाथों से अपने चेहरों को छुपा लिया और गिनती करने लगा। देखो मैं आ रहा हूं, चुप गए हो ना सब। मैंने पीछे देखा तो सारे के सारे गायब हो गए थे। सबसे पहले मैंने उन ठिकानों को छान मारा जहां हम बच्चे अक्सर छिपा करते थे, कहीं किसी कोने में, किसी दीवार के पीछे या कभी सीढ़ियों के पीछे। मैंने एक एक करके सबको ढूंढ लिया, लेकिन मीना का कहीं पता नहीं चला। मैं हैरान था कि यह तो यहां छुपने की किसी जगह को ठीक से जानती भी नहीं, भला ये कहां छुप सकती है। मैं उसे ढूंढते हुए अपने घर चला गया। मैंने सबसे पहले तो खिड़की से अंदर झांक कर देखा, फिर घर के अंदर जाकर हर कोने को छान मारा। मीना कहीं पर भी नहीं थी। तब माँ और मौसी आपस में बातें कर रही थी। मुझे यहां वहां ढूंढता हुआ देख माँ ने मुझसे पूछा, क्या ढूंढ रहा है। मैंने यहां वहां देखते हुए कहा, मीना आई थी यहां। माँ के चेहरे पर चिंता थी। उसी चिंता के साथ उसने कहा, नहीं तो, पर क्या हुआ। मैंने उसके चेहरे को देख बात को छुपाने के लिए जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं, हम बस लुका छिपी खेल रहे थे, मैं बस उसे ढूंढ रहा हूं। माँ ने मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देखा और कहा, तूने उसे बता तो दिया था ना कि ऊपर मंजिल पर नहीं जाना है। मतलब खेलने से पहले समझाया था ना कि दूसरी मंजिल पर नहीं जाना है। माँ की वो बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मैंने हकलाते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ हाँ, मैंने बताया तो था, होगी यहीं कहीं आसपास छिपी होगी। और मैं इतना कहकर दौड़ता हुआ उस कमरे से बाहर चला गया। बाहर गया तो मेरे सारे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे थे। वहां जाते ही उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ, घर में नहीं है। मैं उन्हें थोड़ा साइड में ले गया और उन्हें बताया कि वो कहीं पर भी नहीं है। मुझे लगता है वो शायद ऊपर की मंजिल की तरफ है, चलो ना एक बार जाकर देख आते हैं। उस मंजिल का नाम सुनते ही वो लोग डर गए। वहां ऊपर आने को कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि उन्हें मेरे साथ बस सीढ़ियों तक आना है, बाकी मैं खुद अकेला जाकर देख आऊंगा। तब कहीं जाकर वो मेरे साथ सीढ़ियों तक आने के लिए राजी हो गए। मैं भी इस बात से खुश था कि वो सीढ़ियों तक आने के लिए राजी हो गए, क्योंकि कुछ गड़बड़ हुई तो घर पर पता तो चलेगा। और फिर हम सभी धीरे धीरे फुसफुसाते हुए आपस में बात करते हुए ऊपर की मंजिल की तरफ चले गए। दोस्तों को रोकने का एक इशारा करने से पहले ही वो सीढ़ियों के पास रुक गए। मैं जाकर ऊपर पैसेज में खड़ा हो गया और यहां वहां देखने लगा।
मैंने उस कमरे की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे वो सब याद आने लगा जो कुछ महीने पहले मैंने देखा था और महसूस किया था। मैंने एक कदम बढ़ाया ही था कि मेरे दोस्त ने कहा, तू खामखा बहादुर बनने की कोशिश कर रहा है, जाकर घर पर क्यों नहीं बता देता कि मीना गायब है। उसकी बात सही थी, लेकिन माँ ने मुझे इस बारे में कई बार चेतावनी दी थी, और अगर उसे पता चल जाता कि मेरी वजह से मीना गायब हो गई या फिर ऊपर चली गई तो वो मुझे मार देंगे। मैंने बस उसे चुप कराते हुए कहा, चुप रह, घर पर बताया तो मेरी माँ जान ले लेगी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सब दोस्तों का ध्यान मेरी तरफ था। मैं अपने आप को समझाते हुए उस कमरे के आखिरी कोने तक पहुंचा। वहां बारिश की वजह से छत का बुरा हाल हो चुका था। ऊपर से अब भी बारिश का पानी टपक रहा था। उस वक्त उस कमरे का खिड़की और दरवाजा दोनों बंद थे। दरवाजा खोलने की बजाय मैं खिड़की के पास चला गया और धीरे से उस खिड़की को अंदर धकेला, लेकिन बारिश की वजह से वो खिड़की फूल चुकी थी और शायद जाम हो गई थी। मैंने फिर से ताकत से अंदर की तरफ धक्का दिया। सामने का नजारा देख मेरे होश उड़ गए थे। सामने देख मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक गई। मेरी हालत देख मेरे सारे दोस्त घबरा गए थे। मीना बिल्कुल मेरे सामने उसी कुर्सी पर बैठी हुई थी जहां कभी वो औरत बैठा करती थी, और वो एक अजीब सी आवाज करते हुए आराम कुर्सी को आगे पीछे झुला रही थी। उसकी गर्दन मेरी तरफ मुड़ी हुई थी, आंखों की पुतलियां गायब थी और वो सफेद आंखों से मुझे घूर रही थी। उस कुर्सी के करकराने की आवाज के साथ साथ मीना की वो अजीब सी मुस्कान मुझे डराने के लिए काफी थी। मेरा पूरा शरीर कंपकंपाने लगा था, हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। मेरे दोस्त मुझे पुकार रहे थे, लेकिन उन्हें जवाब देने तक की मुझ में ताकत नहीं थी। सर, दिमाग, शरीर सब कुछ सुन्न हो चुका था। मेरी हालत को देख मेरे दोस्त भागते हुए नीचे चले गए। कुछ ही देर में मेरी माँ, मौसी और आस पड़ोस के लोग ऊपर आ गए। मेरी माँ ने मुझे एक चद्दर में लपेट लिया और मेरी मौसी मीना की हालत देखकर घबरा गई। वो उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन मीना तो बस मुस्कुराए जा रही थी। आखिरकार आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर उस दरवाजे को तोड़ दिया और फिर मीना को लेकर उस कमरे से बाहर आ गए, और फिर सारे लोग हमें उठाकर हमारे घर लेकर चले गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। मेरे घर वालों ने तुरंत ही मेरे पिताजी को फोन किया और डॉक्टर को भी बुला लिया। मेरा शरीर बुरी तरह से बुखार से जल रहा था। मीना की हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब थी। मीना अब भी अजीब सी आवाज निकाल रही थी। डॉक्टर ने आने के बाद मीना को नींद का इंजेक्शन दिया, तब कहीं जाकर वो शांत हो गई, नहीं तो वो बार बार अजीब तरह से आवाज निकाल रही थी। ये सब घटनाएं होते होते रात के 9:30 हो चुके थे। मीना की हालत में ज्यादा सुधार नहीं था, लेकिन थोड़ी ठीक थी। कुछ ही देर में मेरे पिताजी और मीना के पिताजी घर आ पहुंचे। मीना को बहुत ज्यादा बुखार था। मेरी हालत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए मां ने मुझे कुछ नहीं कहा और पिताजी को भी मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। रात हम सभी वहीं सो गए। मीना की हालत की वजह से उसे चारपाई पर लुटाया गया था। बाकी पिताजी, माँ, मौसी हम सभी नीचे सो गए थे। मैं अपनी माँ के साथ सोया था। दवाई की असर से मेरी कब की आंख लग चुकी थी, वरना वहां सोने जैसा माहौल नहीं था। मैं नींद में था और मेरी माँ मेरे सर को सहला रही थी। उसके स्पर्श से मेरी नींद खुल गई। मैंने आधी नींद की हालत में एक बार आंख खोलकर उसे देखा और करवट बदलकर सो गया, और वहां मैंने जो देखा वो देखकर दोबारा आंख खोलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मेरे सर के पास मीना बैठी हुई थी और अजीब सी आवाज करते हुए मेरे सर को सहला रही थी। मैं लेटे लेटे ही जोर जोर से कांपने लगा। एक पल में मुझे फिर से बुखार चढ़ गया। मेरी थरथराहट को महसूस कर मेरी मां की भी नींद खुल गई और मीना को देखकर वो डर गई। उसने चीखते हुए मीना को पीछे धकेल दिया। मां की चीख सुनकर घर के सारे लोग जाग गए। पिताजी ने भी झट से लाइट जलाई
सबने मां से पूछा कि क्या हुआ। तब मां ने कांपते हुए उन्हें बताया। मीना यहां बैठी हुई थी और अजीब सी आवाज निकालकर मुस्कुरा रही थी। उसे अचानक से ऐसे देख के मैं घबरा गई और इसीलिए मैं चिल्लाई। सबने देखा तो मीना अपने बिस्तर पर नहीं थी। घर का दरवाजा भी खुला था। किसी को कुछ पता नहीं थी कि एक पल में मीना कहां गायब हो गई थी। फिर उन्होंने अंदाजा लगाया कि हो ना हो ऊपर की मंजिल पर गई होगी। इसके बाद वहां जो कुछ भी हुआ मैंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मैं डरा सहमा हुआ अपने घर में था और तेज बुखार से मैं कांप रहा था। पर कुछ सालों बाद मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि उस रात वहां क्या हुआ था। उस रात के बाद पिताजी ने मदद के लिए अपने कुछ दोस्तों को भी जगाया। मेरे पिताजी और मीना के पिताजी वो सारे लोग मिलकर ऊपर उस दूसरी मंजिल पर चले गए, ये देखने के लिए कि मीना कहाँ है। ऊपर जाकर देखा तो कोने के उस आखिरी वाले कमरे की लाइट जल रही थी। खिड़की दरवाजे दोनों खुले थे। लाइट की रोशनी बाहर आ रही थी। वो देख सभी हैरान थे। वो सभी उस कमरे के बाहर से चले गए। पास जाकर मीना के पिताजी ने अंदर झांक कर देखा तो मीना उसी आराम कुर्सी पर बैठकर झूल रही थी। उसकी दोनों आंखें बंद थी। मीना के पिताजी ने दरवाजे के पास खड़े होकर ही वहां से आवाज दी, मीना बेटा यहां आओ। तब झूलते हुए वो अचानक से रुक गई और मीना ने झट से अपनी दोनों आंखें खोलकर देखा। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था। अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए उसने अजीब सी आवाज में कहा, ये मेरी है और ये मेरे साथ जाएगी। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। उसकी वो भयानक आवाज सुनकर उन्हें जो समझना था वो समझ गए। आपस में सभी लोग बात कर एक बाबा को बुलाने का निर्णय लिया। उनमें से एक ने उसी रात बाइक से बाबा को लाने के लिए चले गए। बाबा के आते ही उन्होंने रस्सी और कुछ जरूरी इंतजाम करने को कहा। उन्होंने तुरंत सारा सामान इकट्ठा कर लिया। फिर बाबा ने नमक और अपने पास की बभूत मिलाकर उस कमरे की खिड़की और दरवाजे के पास एक रेखा बना ली। उसके बाद वो उस कमरे के अंदर चले गए। अंदर जाकर बाबा ने उस कुर्सी के इर्द गिर्द में एक घेरा बना दिया और उस घेरे को बनाकर वो उसके अंदर चले गए। घेरे के अंदर जाने के बाद उन्होंने लोगों को दूर खड़े होने को कहा और सब कुछ शांत होने के बाद वो कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। मंत्र बुदबुदाते हुए उन्होंने मीना के सर पर हाथ लगाया। बाबा के हाथ लगाते ही मीना किसी बीमार इंसान की तरह तड़पने लगी। तब बाबा उससे कुछ पूछते उससे पहले ही वो अजीब सी आवाज में कुछ बोलने लगी। मैंने अपने पति को नहीं मारा। मैंने कुछ नहीं किया। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूं। मैं डायन नहीं हूं। उसकी बात सुनने के बाद बाबा ने उसे समझाया कि अब वो मर चुकी है और अब उसे यहां नहीं रहना चाहिए। उसने जिसके शरीर पर कब्जा किया है वो एक मासूम सी बच्ची है और उसके ज्यादा देर अंदर रहने से उसकी जान जा सकती है। तब उस आत्मा ने बाबा को बताया कि उसे अब तक शांति नहीं मिली है और इसीलिए वो यहां वहां भटक रही है। तब बाबा ने उसे आश्वासन दिया कि उसके रिश्तेदारों के हाथों उसकी आत्मा को शांति दी जाएगी, पर इसके लिए इस बच्ची के शरीर को छोड़कर जाना होगा। तब कहीं जाकर वो आत्मा मीना के शरीर को छोड़कर चली गई। उसके 2 दिन बाद मैं भी ठीक हो गया। मेरे और मीना के पिताजी ने सुलमा चाची के रिश्तेदारों का पता लगाया और उनसे संपर्क किया। उनसे मुलाकात कर उन्हें सुलमा चाची की आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताया। उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहती थी और इसीलिए उसे और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। उसके सारे घर वाले सुलमा चाची की आत्मा की शांति के लिए उनसे मुलाकात कर उन्हें सुलमा चाची की आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताया। उनकी आखिरी इच्छा यह थी कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहती थी और इसीलिए उसे और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। उसके सारे घर वाले सुलमा चाची की आत्मा की शांति के लिए मान गए। चौल के सभी लोगों ने मिलकर पूजा में साथ दिया। पूजा उसी चौल के कमरे में हुई जहां सुलमा चाची की आत्मा थी। मीना और मैं हम दोनों भी पूजा के समय मौजूद थे। बाबा के कहे अनुसार
हमारे घर वालों को भी उसी पूजा के दौरान हमारे लिए प्रार्थना करनी थी। सब कुछ शांति से हुआ और ठीक रहा। उस दिन के बाद सुलमा चाची की आत्मा कभी किसी को दिखाई नहीं दी। शायद उनकी आत्मा मुक्त हो गई थी। आखिरकार उनकी आत्मा को शांति मिल गई थी।